दोस्तों, एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी अपने पूरे के पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। उसके पास फैक्ट्री भी होती है, कई बंगले भी होते हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। करीब करीब वो 25 करोड़ का मालिक होता है। लेकिन उनके बेटों की जो बहुएं आती हैं वो ये सब देखकर एकदम विचलित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि इतना पैसा होने के बाद भी हम लोग अपनी इच्छा से एक पल नहीं जी सकते, तो हम लोगों का जीना ही क्या है, हम लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। बेटे भी परेशान होते हैं। फिर वो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, इस तरह से तुम्हारी बहुएं कह रही हैं कि हम लोग तो आपके बेटे हैं, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन उन्हें तो आज़ादी चाहिए। अब वो आज़ाद होना चाहती हैं। पिता काफ़ी मना करते हैं, लेकिन बेटे मानते ही नहीं। पिता उनसे ये भी कहते हैं कि बेटो, जब तक मेरा जीवन है, जब तक तुम एक साथ रहो, एक साथ कामकाज करते रहो, लेकिन मेरे जाने के बाद जो तुम्हें करना है तुम कर लेना। बेटे बिल्कुल मना कर देते हैं। और उसके बाद जो पिता होते हैं अपनी पत्नी और अपने एक नौकर के साथ एक आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक बाबा को फॉलो किया करते हैं। दोस्तों, वहीं पर रहने लगते हैं। लगभग 4 साल के बाद उसकी पत्नी को अपने बेटों की याद आने लगती है, तो वो अपने पति से कहने लगती है कि मैं उनसे मिलकर आना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ। जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं, उनका पास जाकर करोगी क्या, मुझे पता है उनका क्या ढंग होगा, तुम वहाँ जाकर दुखी हो जाओगी। लेकिन वो मानती ही नहीं और अपने नौकर को लेकर उनके पास चली जाती है। वहाँ जाकर जो दृश्य देखती है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये गुजरात के सूरत की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार होता है जिसकी एक कपड़ों की फैक्ट्री होती है, 2-3 बंगले भी होते हैं। घर परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, दरअसल इनका जो मामला होता है वो काफ़ी पुराने टाइम से शुरू होता है। 2 भाई होते हैं, एक का नाम सोहन दास, दूसरे का नाम मोहन दास। सोहन और मोहन बहुत ही अच्छे से रहा करते हैं। मोहन दास जो होता है वो बड़ा भाई होता है, उसकी शादी पहले ही हो चुकी होती है। उसका एक 8 साल का बेटा होता है, एक 6 साल का, एक 4 साल का और एक 2 साल का। तब सोहन दास की शादी होती है। उसकी पत्नी का नाम रेणुका होता है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसमें मोहन दास और उसकी पत्नी दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब सोहन दास के ऊपर पूरा जुम्मा आ जाता है इन बच्चों को पालने का। तो यहाँ पर सोहन दास अपनी पत्नी रेणुका से कहते हैं कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ये 4 बच्चे ही हमारे रहेंगे और हम दिन रात मेहनत करेंगे, मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। दोस्तों, दरअसल सोहन दास और मोहन दास दोनों भाई एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करते और वहीं से सोहन दास ने कुछ ऐसा सीख लिया था। वो अब यहाँ पर अपनी खुद की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचने लगता है और दिन रात मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद वो पहले एक छोटी सी फैक्ट्री डालता है और उस फैक्ट्री में धीरे धीरे वर्कर बढ़ने लगते हैं, कामकाज बढ़ने लगता है और 10 सालों के अंदर वो फैक्ट्री बहुत बड़ी बन जाती है। अब इनके पास 2-2, 3-3 बंगले होते हैं। एक इनका खुद का बहुत बड़ा बंगला होता है, उसमें बड़े आराम से रहा करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी लगभग 25 करोड़ की हो जाती है। चारों तरफ इनका नाम होने लगता है। अब यहाँ पर जो बड़े वाला बेटा है उसकी शादी कर ली जाती है। उसके बाद अगले ही साल छोटे की, उससे अगले साल उससे छोटे की, और लास्ट में जो चौथा नंबर का होता है उसकी 1.5 साल बाद शादी कर ली जाती है। चारों की शादी हो जाती है। अब यहाँ पर जो पत्नियाँ हैं और जो यहाँ पर बेटे हैं वो सब इस सोहन दास के कहे के अनुसार ही चलते। जो ये कहता वो यही करते। अगर इन्हें कोई सामान भी लेकर आना है तो अपने पिता सोहन दास से पूछा करते। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब इन बेटों की पत्नियां इनसे कहने लगती हैं कि हमें तो इस घर का नौकर से भी बदतर बनाकर रख दिया है। हम तो अपनी आज़ादी से कहीं घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो हम यहाँ रहकर करेंगे ही क्या? हमें तो आज़ादी चाहिए, अपने हिसाब से हम खाएं, अपने हिसाब से हम कुछ करें, वो सब आज़ादी हमें चाहिए।
दोस्तों यहाँ पर ये बातें बेटे अपने पिता से कहने लगते हैं। हालांकि वो उनका वो चाचा होता है, उसे वो पापा ही कहा करते और उससे कहने लगते हैं कि पापा हम तो आपके साथ कितने भी समय तक रह लेंगे, लेकिन आपकी जो बहू है ना वो नहीं रहना चाहती। वो चाहती हैं कि सब अलग हो जाएं और आज नहीं तो कल सबको अलग होना ही तो है। राजी राजी हो जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है। यहाँ पर जो सोहन दास होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई ऐसा है, अगर तुम अलग होना चाहते हो तो मेरे मरने के बाद अलग हो जाना, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तुम एक साथ रहो। लेकिन ये लोग जिद करने लगते हैं और इनकी जिद के आगे ही सोहन दास टूट जाता है और वो इन चारों भाइयों में बराबर के हिस्से में पूरी ज़मीन जायदाद, पूरा प्रॉपर्टी, पूरा पैसा बांट देता है। इनके पास कुछ 5 से 4 लाख रुपए इनके अकाउंट में होते हैं। उन्हें लेकर ये घर से निकल जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटे तुम सुखी रहना। और यहाँ पर इनके साथ इनकी पत्नी होती है रेणुका और इनका एक नौकर होता है। वो नौकर भी इनके साथ ही चला जाता है। नौकर से ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? तो वो नौकर कहता है कि हाँ बाबूजी, मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी जवानी मैंने आपके साथ बिता दी, तो अब बुढ़ापे में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। दोस्तों जो सोहन दास होते हैं वो एक बाबा को फॉलो करते हैं और उसी बाबा के पास वो अपनी पत्नी को, अपने नौकर को लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर धीरे धीरे अपने समय को आगे बिताने लगते हैं। इधर जो बेटे होते हैं वो बिल्कुल नकारा होते हैं, कामकाज में ध्यान ही नहीं देते। वो अपनी फैक्ट्री को कुछ दिन तो चलाते हैं, लेकिन पत्नियां फिर यहाँ पर एक दूसरे को उंगल करने लगती हैं, कहने लगती हैं कि जो दूसरे वाला है ना वो ज़्यादा पैसे ले जाता है और तुम थोड़े पैसे में रह जाते हो, उसके तो मौज आ रहे हैं, वो तो आनंद ले रहा है। इस तरह से आपस में अपने पतियों को भड़काती हैं और फिर यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से हो जाता है, जो फैक्ट्री होती है उसे भाड़े पर दे दिया जाता है। 4 लाख रुपये महीने के हिसाब से उसे लीज पर दे दिया जाता है। 1-1 लाख रुपये ये चारों भाई बटाने लगते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीतता है। 1.5 साल बाद जो फैक्ट्री को लेता है वो अपने हाथ खड़े कर देता है। वो कहने लगता है कि भाई मुझे तो इसमें घाटा हो रहा है, मैं अब इसको नहीं रख सकता। दोस्तों एक और व्यक्ति आता है, वो कहता है कि इस फैक्ट्री को तुम बेच ही दो। फिर यहाँ पर औने पौने दामों में उस फैक्ट्री को इन लोगों से खरीद लिया जाता है और ये लोग अपनी मौज मस्ती में, किसी ने गाड़ी ले ली तो किसी ने कुछ और ले लिया, इसी तरह से उन पैसों को बर्बाद कर देते हैं। इनके पास 3 बंगले होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन तीनों बंगलों को भी ये बेच देते हैं और बेच कर फिर ये शहर में जाकर एक एक फ्लैट ले लेते हैं, 4 फ्लैट ले लेते हैं और फिर वहीं पर आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे इनका समय इसी तरह से बीत रहा होता है और फिर यहाँ पर इनकी नौबत ऐसी आ जाती है कि अब इनको ये फ्लैट भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये काम धंधा तो कुछ करते नहीं, बस खाली बैठे रहते हैं। इधर उधर फैक्ट्री में थोड़ा बहुत काम काज करे आया करते और उससे इनका गुजारा चले तो कैसे चले, क्योंकि इनके खर्चे ही आबा के बाबा हो जाते हैं। दोस्तों इधर जो पत्नी होती है रेणुका, वो अपने पति से कहती है कि मैं बेटों से मिलकर आना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जो पति होते हैं वो कहने लगते हैं क्या ही तुम उनसे मिलोगी और मिलकर करोगी भी क्या, तुम उनके पास मत जाओ, नहीं तो तुम और ज़्यादा दुखी हो जाओगी। मुझे पता है उनका स्वभाव कैसा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी है रेणुका, वो अपने पति से कहती है कि एक बार देखकर तो मैं आऊँ। फिर ये नौकर के साथ वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर इनका घर होता है। अब उस घर में और ही नए लोग होते हैं, वहाँ पर कामकाज और चल रहा है। पुराने घर को तोड़ दिया गया है और नए घर में अब कामकाज चल रहा है। यहाँ पर पता चलता है कि वो लोग इस घर को बेच कर चले गए। दूसरे और जो फ्लैट होते हैं वहाँ पर भी जाया जाता है, वहाँ पर भी देखा जाता है कि वो लोग इन फ्लैटों को भी बेच गए, यानी कि जो इनके बड़े बंगले थे उन बंगलों को भी बेच चुके हैं। उसके बाद फैक्ट्री में जाकर देखा जाता है तो फैक्ट्री भी यहाँ पर किसी और की होती है। दोस्तों वहाँ पर जो छोटे वाला बेटा होता है वो अपनी माँ से टकरा जाता है और ऐसे रोने लगता है जैसे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा हो। माँ के पैरों में बैठकर रोने लग जाता है कि माँ हम लोग टूट चुके हैं, हम लोग बिखर चुके हैं, हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। उसके बाद वो तीनों भाई और भी आकर मिलते हैं।
चारों भाई माँ से मिल जाते हैं और फिर चारों के चारों भाई एक निर्णय लेते हैं कि हमें पिताजी के पास जाना है और पिताजी को वापस लेकर आना है। फिर ये उसी आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पिताजी के हाथ जोड़ने लगते हैं और जो आश्रम के गुरु होते हैं उनके सामने भी हाथ जोड़ने लगते हैं। अब पिताजी इनसे मना कर देते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हारे पास अब जाकर क्या ही करूँगा, लेकिन बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप बैठे भी रहोगे तो भी हमारे लिए काफ़ी, आप हमारे साथ ही चलिए। दोस्तों अब यहाँ पर जो गुरु होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि आप एक बार चले जाइए, वहाँ जाएंगे तो इनको बहुत बड़ा हौसला मिलेगा, शायद इनके दिन दोबारा से भगतने लगें। दोस्तों यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उस समय 75 साल का हो चुका था और फिर अपने बेटों के साथ वापस उसी जगह पर आ जाता है। वहाँ आकर देखता है कि चार चार उनके फ्लैट हैं, चारों फ्लैटों में वो अलग अलग रह रहे हैं। सबसे पहले वो एक ही काम करता है कि इन चारों फ्लैटों को बेच दो। 6 करोड़ रुपए में उन चारों फ्लैटों को बेच दिया जाता है और एक बंगला किराए पर ले लिया जाता है। उसी बंगले के अंदर ये सभी के सभी लोग रहने लगते हैं और फिर यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की जाती है और उन्हीं लोगों को ढूंढा जाता है जिनके साथ पहले बिजनेस हुआ करता था। धीरे धीरे करके उन लोगों से बातचीत करते हैं। लगभग 2 से ढाई साल का समय बीत जाता है। 2.5 साल में इनका कामकाज थोड़ा सा चलने लगता है। दोस्तों उसके बाद अब ये दिन रात मेहनत करते हैं। पिताजी जो इनको आज्ञा देते वो उसी हिसाब से कामकाज करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय लगभग 10 साल का बीत जाता है। साल 2023 आ जाता है और साल 2023 में इनके पास फिर से उतनी ही संपत्ति हो चुकी थी जितनी पहले इनके पास हुआ करती थी। आज ये सभी के सभी भाई एक साथ रहते हैं, फैक्ट्री को बड़े आराम से चलाते हैं। कोई तो मार्केटिंग का काम करता, तो कोई अकाउंट्स का काम करता, कोई किसी तरह का काम करता। इसी तरह से फैक्ट्री को उन्होंने अच्छी तरह से चला दिया है। पिताजी वहाँ बैठकर बस उनको यही समझाते हैं कि बेटा एकता में बहुत बड़ा बल होता है। दोस्तों साल 2024 आते आते जो पिता होते हैं वो 85 साल के हो जाते हैं और 85 साल में उनकी मौत हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी जो पत्नी होती है उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों के दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और अब बेटे यहाँ पर रह जाते हैं, लेकिन बेटों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाते हैं कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। अगर आप लोग एकता के साथ चलेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो कोई दूसरा आपकी तरफ उंगली उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन आपस में अगर आप लोगों की फूट है तो उस फूट का फ़ायदा आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपका हर एक जानने वाला लेने की इच्छा करेगा। तो दोस्तों ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अगर आप लोगों को भी कुछ सिखाती है, आप लोगों को कुछ मोटिवेशन देती है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करके जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।